वेलकम बैक टू रॉकिंग रश्मि। एक बार फिर से एक और पॉडकास्ट के साथ एक और विषय के साथ हाजिर हो गई है आपकी अपनी रश्मि। रॉकिंग। दोस्तों, क्या आप छोटी छोटी बातों को सोचते हैं और फिर सोचते ही रह जाते हैं? सिंपल बातें हों, आसान सी बातें हों, उनके डिटेल में चले जाते हैं। क्या आप बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, खासतौर पे तब जब कोई आपसे कुछ कह दे और आप उसे दिल पर ले लेते हैं? अच्छी बात ना लगे तो परेशान हो जाते हैं, सोचने लगते हैं बहुत ज़्यादा। जी हाँ, तो यदि ये प्रोग्राम है पूरी तरह से आपके लिए। आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर रेनबो हेल्पलाइन लेकर एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ मैं, आपकी दोस्त। और आज का हमारा विषय है हाउ टू कंट्रोल ओवर थिंकिंग। और आज की हमारी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर रंग देवी, जो साइकोथेरेपिस्ट काउंसलर हैं। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक्स रश्मि, थैंक यू। मैम, जैसे कि हमने बताया कि प्रोग्राम है हमारा कंट्रोल ओवर थिंकिंग। कैसे हम ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत लोग परेशान रहते हैं, भागती दौड़ती ज़िंदगी है, बहुत सी टेंशन्स होती हैं, ऑफिस की, घर की, परिवार की, दोस्तों के बीच की, अपने आप को एस्टेब्लिश करने की। तो एक्चुअल में ओवर थिंकिंग क्या है, मैं सबसे पहले यही आपसे जानना चाहूँगी। रश्मि, ओवर थिंकिंग एक बड़ा लफ्ज़ है, बड़ा शब्द है, और सुनने में भी कि ओवर थिंकिंग एग्जैक्टली क्या है, और इससे लोग बहुत एंग्जाइटी में आ जाते हैं या सोचने लगते हैं कि मुझे ओवर थिंकिंग तो नहीं है, कहीं मेरे अंदर तो कोई ऐसे लक्षण नहीं है। लेकिन एग्जैक्टली जो ओवर थिंकिंग है वो अमूमन सबको होती है किसी ना किसी टाइम। अब इसके कई टाइप्स भी होते हैं कि ओवर थिंकिंग किस टाइप की है। ओवर थिंकिंग के बारे में और भी बातें करेंगे, लेकिन उस समय हमारे साथ हमारे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें प्रोग्राम में, तो आप बिल्कुल हमारे पहले कॉलर जो जुड़ चुके हैं जानते हैं कौन हैं ये और क्या ये जानना चाहते हैं। हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? आपका नाम बताइए। रॉकिंग रश्मि गुप्ता जी को रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार। जी नमस्कार चढ़ा साहब, बताइए आपका सवाल, डॉक्टर साहब सुन रही हैं। मैडम को मेरा सादर प्रणाम। नमस्कार मैडम, मेरी प्रॉब्लम बड़ी अजीब सी है। मैंने वैसे तो 37 साल गवर्नमेंट जॉब की है एज ए ऑफिसर और विदाउट एनी डिस्प्यूट। लेकिन मेरे को क्या होता है, कभी कभी जिसके मैं कांटेक्ट में हूँ, जो मेरे कांटेक्ट में है, अगर मैं उसको टेलीफोन करता हूँ या मैं उसको बात करना चाहता हूँ और ना करे तो मेरे को एकदम से गुस्सा आ जाता है, इरिटेट हो जाता हूँ और मैं पता नहीं क्या क्या सोचने लगता हूँ। तो क्या ये ओवर थिंकिंग आता है? कृपया बताने का कष्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद। क्या नाम बताया आपने अपना? इनका नाम है रघुविंदर सिंह। रघुविंदर जी, क्या पता कई कारण होते हैं इन सारी चीज़ों के। जैसे आपने कहा कि मैं किसी को कॉल करूं और वो मेरा फ़ोन रिसीव ना करे, तो डिपेंड करता है कि आपके रिश्ते किस तरह के हैं। उसको थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि भाई आप उनके साथ कितने टाइम से जुड़े हुए हैं, आपका उनके साथ कितना लगाव है, या एक जैसे कहते हैं ना आभासी दुनिया है कि भाई एक बार कॉल करा और थोड़ी बहुत बात हुई, फिर दोबारा किया तो वो आपके टच में नहीं आए और आपने ओवर थिंक किया। अगर आपके रिश्ते उनसे गहरे हैं और मन मुताबिक हर चीज़ें एक दूसरे के बीच में हैं, और अगर कुछ नहीं भी, अनुकूलता नहीं है, कन्वीनियंस नहीं है, तब भी बात होनी चाहिए। तो इसका जवाब एक शब्द में ये नहीं है कि मैं इसके लिए क्या करूं। आपको थोड़ा उसके तह में जाना पड़ेगा कि क्या रीजंस हैं। कई लोगों से ऐसे रिश्ते टूट रहे हैं या कुछ पर्टिकुलर लोग हैं। अगर कई लोगों से रिश्ते टूट रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा अपने ऊपर भी काम करने की ज़रूरत होती है कि हम खुद भी चेक करें कि हमारा बिहेवियर दूसरे के प्रति कैसा है, क्या उसी के मुताबिक उनका रिएक्शन है। तो मैम, जैसे आपने बताया कि ओवर थिंकिंग मीन्स ज़्यादा लोग सोचते हैं, उस बारे में बहुत डीप में चले जाते हैं, तो क्या ये किसी तरह की बीमारी है या केवल इसको एक अवस्था बोला जा सकता है? देखिए रश्मि, ये एक अवस्था तो है ही, और अगर ओवर थिंक भी दो तरह का होता है। अगर आप ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करते हैं, आपके नेचर में शुमार है, आप हर बात को ओवर थिंक करते हैं कि किसी ने हमसे कुछ कह दिया, या हम कहीं जाने वाले हैं, या कोई आया, या हमें कहीं मिलना है, तो वो आपकी एक नेचर में आपके आ जाता है कि मतलब वो हैबिट बनने लगती है। तो वो तो एक बीमारी जैसा रूप ले सकती है। लेकिन नॉर्मली जैसे ओवर थिंक हो रहा है कि कहीं एग्जामिनेशन में जाना है, या कोई इंटरव्यू है, या कोई परफॉर्मेंस है, वहाँ पर थोड़ी ओवर थिंकिंग है, तो दैट इज़ टेम्परेरी एंड वेरी नॉर्मल ऑल्सो। तो वहाँ की जो ओवर थिंकिंग है वो पॉजिटिव है, चल सकती है, और उसको आसानी से ओवरकम भी किया जा सकता है। अच्छा, ये चीज़ कैसे पता चलेगी? अक्सर होता क्या है, ज़्यादा जो लोग सोचते हैं वो अपने आप में खोए रहते हैं, या उन्हें दूसरों की किसी बात को वो समझना नहीं चाहते, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। तो उन्हें ये चीज़ कैसे पता चलेगी कि हाँ वो एक्चुअल में ओवर थिंकिंग से पीड़ित हैं, या उन्हें इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि वो सुनना ही नहीं चाहते?
जी हाँ, बिल्कुल रश्मि, देखिए ओवर थिंक क्या है कि जो हमारी जो सोच है, जो हमारी भावनाएं हैं, नेगेटिव इमोशंस कह सकते हैं, उसकी एक श्रृंखला बनती चली जाती है, सीरीज जैसी। जी। और कुछ लोग जैसे रात को सोते समय बहुत ओवर थिंक करते हैं कि उनको नींद नहीं आती, आके पेशेंट बताते हैं कि स्लीपलेसनेस है उनको बहुत ज़्यादा, और वो उनकी जो एक सीरीज है वो रात के टाइम पे तो कुछ काम भी नहीं है कि वो कुछ हॉबी करें या कुछ और काम करें, तो वो उसको कैसे ब्रेक करें। लेकिन घर वालों को थोड़ी मदद कर सकते हैं घर वाले इसमें कि अगर पेशेंट है या कोई इंसान है कि जिसको ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है, वो उसी के हिसाब से रिएक्शन और रिएक्शन दोनों करते हैं, तो इसमें थोड़ा घर वाले भी मदद करें, उनको उनके अच्छे मूड के टाइम पे उनसे बातचीत करें कि क्या ऐसा कोई रीज़न है या कुछ लोगों के ही साथ है, तो इसको घर की मदद से, और कई बार लोग खुद भी इसमें अपनी मदद कर सकते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगी, जिसको CBT कहते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ओके, तो हम जानेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में, किस तरह से ओवर थिंकिंग से बड़ी बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं या आप किस तरह से उसे कंट्रोल में ला सकते हैं। इन सारी बातों के बारे में आज का हमारा है रेनबो हेल्पलाइन, और आज हमारे साथ एक्सपर्ट है डॉक्टर रंग देवी। हमारे साथ एक और कॉलर जो है लाइन पर जुड़ चुके हैं, जानना चाहते हैं इनका क्या सवाल है, पूछते हैं। हेलो, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार जी, आपका सवाल पूछिए और अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ मैडम जी। और मेरा सवाल ये है कि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मेरा जगह जगह कंपनियों में जाने का काम होता है, वहाँ कुछ मशीनिंग में कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम होता है जी। तो कई बार कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिनको मैं सोचते सोचते मतलब इतना डीप थिंकिंग में चला जाता हूँ कि जिधर जाना होता है उससे भी सीधा निकल जाता हूँ, फिर वापस घूम के रास्ते पे जाता हूँ कि अरे ये तो मैं तो गलत निकल गया यहाँ पे। ओके। तो इतना डीप थिंकिंग में चला जाता हूँ। तो ये तो एक इशू है कि मैं डीप थिंकिंग में रास्ता भूलता था, लेकिन कई बार इससे ज्यादा इशू ये आया कि जिन रास्तों से मैं कई बार निकला हूँ उन रास्तों को भी उस चौराहे पे कभी कभी ये भूल जाता हूँ कि मैं हूँ किधर। तो 5-6 सेकंड अपने माइंड पे जोड़ देता हूँ और फिर मेरे को याद आता अरे इस चौराहे पे हूँ और मुझे तो इधर जाना है और उधर जाना है। मनोज जी, एक्चुअल में आप क्या जानना चाहते हैं? समय के लिए वो जगह जो मैंने हजारों बार देखी है वो बिल्कुल अनजान हो जाती है मेरे लिए 5-6 सेकंड के लिए। ठीक है। तो इसका क्या है मैडम, कुछ बताएंगे? ओके मनोज जी, आप मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है ना, वो कई बार लैक कर जाता है। मतलब ये कोई एबनॉर्मल अवस्था नहीं है, लेकिन जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो रास्ता आप उसी जगह खड़े होकर कंफ्यूज हो रहे हैं, या आप इतनी लंबी सोच में है कि आप आगे बढ़ गए और रास्ता वो जगह निकल गई, तो यहाँ पे कहीं ना प्रेजेंस ऑफ माइंड का एक वर्क ज़्यादा है जिसपे आप थोड़ा सा काम करें। आप मेडिटेशन वगैरह घर पे करें, थोड़ा ध्यान लगाएं और कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिससे कि आप अपने को अपडेट रखें, कि जैसे आप घर जाके अपने इस इम्प्रूवमेंट पे बात करें कि मैं अब नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगा तो बहुत अलर्ट रहूंगा। तो प्री प्लानिंग फॉर एनीथिंग वो बहुत वर्क करेगी आपके लिए, आप इस टेक्निक को करके ज़रूर देखें। मैम, जैसे कि हमारे दोनों कॉलर्स जो आए वो ये जानना चाहते थे कि ये जो परेशानी उनके साथ में हो रही है वो ओवर थिंकिंग है या नहीं। तो मैम सबसे पहले यही बताइए हमारे लिसनर्स को कि इसके क्या लक्षण हैं, किस तरह से वो इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि ओवर थिंकिंग के से वो पीड़ित हैं। बिल्कुल रश्मि, देखिए जो ओवर थिंकिंग है इसके डेफिनेटली लक्षण हैं, और तभी अगर ओवर थिंकिंग वाले लोगों को जिनको बहुत एक्यूट होता है, अलग से देखने में समझ में आता है कि ये ओवर थिंकिंग से ग्रस्त हैं। जैसे वो अक्सर लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं और इरिटेट होते हैं, बहुत गुस्सा उनको अक्सर आने लगेगा, या चुप रहते हैं, या कई बार ज़रूरत से ज़्यादा भी बात करते हैं। जो ज़्यादा बोलते हैं वो ओवर थिंकिंग में उनका ज़्यादा प्रॉब्लम उनका बढ़ा हुआ होता है, तभी वो बोलते चले जाते हैं। इसके अलावा अक्सर उनको नींद ना आना या उनकी नींद पूरी ना होना, या नींद के दौरान लंबी सोच में चला जाना, दैट इज ऑल्सो ओवर थिंकिंग। तो इस तरह के कई सिम्टम्स हैं इस लोगों में या पेशेंट्स में जो ओवर थिंकिंग में देखे जाते हैं। तो मैम जैसे आपने ये भी बताया कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक सिचुएशन है, एक अवस्था है, तो इससे क्या बड़ी बीमारियां होने का भी खतरा होता है या कोई समस्या बन सकती है ऐसी कि जरूरत से ज्यादा जो लोग सोचते हैं वो धीरे धीरे किसी बीमारी की तरफ भी बढ़ सकते हैं? बिल्कुल रश्मि, अगर कोई ओवर थिंकिंग लगातार करता है और जिसकी हैबिट है हर बात में ओवर थिंक करना, तो फिर वो उनको एंग्जाइटी न्यूरॉन्स और डिप्रेशन वगैरह भी रहने लगता है। क्योंकि कोई नॉर्मल भी घटना है, नॉर्मल भी कहीं जाना है, और अगर उसमें भी ओवर थिंकिंग हो रही है, ओवर थिंकिंग के अलावा बहुत लंबा सोच विचार या बार बार सोचना करें या ना करें, इस तरह की जो कश्मकश की स्थिति है अगर लॉन्ग लाइफ कुछ लोगों को चलती है, तो वहाँ पर फिर ये एक बीमारी में भी तब्दील हो सकता है।
ओके तो आज हम जान रहे हैं ओवर थिंकिंग के बारे में। यदि आपको भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देते हैं, अपने मन में सोचते सोचते बहुत डीप पहुंच जाते हैं, तो हो सकता है कि आप भी कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग के शिकार हों। आज रेनबो हेल्पलाइन में हमारा विषय यही है, और यदि आप जानना चाहते हैं कि इस ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे छुटकारा पा सकते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी रॉकिंग रश्मि। ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त। पताका चाय, गजब का स्वाद। छोटी छोटी बातें हैं ये बड़े काम की बातें हैं, आओ सीखे सब मिलकर ईंधन कैसे बचाते हैं। जब बर्तन पर हो ढक्कन तो कम लगता है ईंधन, आंच धीमी रखोगे तो बचत की होगी खन खन। बर्तन ज्यादा ना हो मोटे, ना हो ज्यादा पतले, इससे खाना जल्दी बने, गैस भी लंबा चले। जब खाना पक रहा हो तब लेते रहो टो, जो पक जाए तो याद से बंद कर दो गैस स्टोव। छोटी छोटी Cook smartly, help conserve energy. Issued in public interest by oil and gas companies in public sector. रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयरएवर यू आर। 102.6 आपके लिए। रेनबो हेल्पलाइन में एक बार फिर से स्वागत। और आज हम बात कर रहे हैं हाउ टू कंट्रोल ओवर थिंकिंग। यदि आप भी इस तरह की किसी समस्या से ग्रसित हैं, आपको लगता है कि आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर रंग देवी, जो साइकोथेरेपिस्ट और काउंसलर हैं, और बात कर रही हैं आज कि किस तरह से ओवर थिंकिंग से आप खुद को बचा सकते हैं। तो मैम, जैसे कि आपने अभी बताया कि ओवर थिंकिंग इस तरह से ये लक्षण होता है, इरिटेट होता है आदमी, समस्याएं बन जाती हैं, वो ज़्यादा सोचने लगते हैं, नींद नहीं आती, तो क्या ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन एक ही चीज़ है? हाँ, बिल्कुल, ये मिलता जुलता टर्म है। अगर पेशेंट ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं, लंबे टाइम से वो ओवर थिंकिंग में है, तो इट विल कन्वर्ट इन डिप्रेशन डेफिनेटली। Okay. हाँ, लेकिन वैसे भी डिप्रेशन एक अलग अवस्था है, जो एक मानसिक समस्या मानी जाती है, मानसिक विकृति है, जिसका पेशेंट का इलाज होता है काउंसलिंग साइकोथेरेपी के द्वारा, या फिर साइकेट्रिस्ट मेडिसिन देते हैं। Okay. तो लेकिन अगर ओवर थिंकिंग किसी की बनी ही है और बैक टू बैक लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चलती चली जा रही हैं, या कुछ ना कुछ ऐसी स्टेजेस आती जा रही हैं कि इंसान को ओवर थिंक बहुत करना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ डिप्रेशन की स्थिति आ जाती है। ओके, तो यदि हम लेकिन डिप्रेशन से बचना चाहते हैं, तो हमें अपनी ओवर थिंकिंग को रोकना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या किसी तरह का हार्मोनल इनबैलेंस भी ओवर थिंकिंग से रिलेट करता है? हाँ, बिल्कुल रश्मि, देखिए, हार्मोनल जब चेंज होते हैं उस टाइम भी ओवर थिंकिंग होती है, या ये कह सकते हैं कि ओवर थिंकिंग की वजह से हार्मोनल चेंज होते हैं। तो अगर ओवर थिंकिंग यंग एज में है, जो अवस्था कम है, उम्र कम है, तो वहाँ पर तो हार्मोनल चेंज ओवर थिंकिंग की वजह से होने लगते हैं। लेकिन एक अमूमन जब महिलाओं की बात करें या पुरुषों की, 50 के आसपास जब उनका मीनोपॉज टाइम आता है, तो वहाँ पर डेफिनेटली ओवर थिंकिंग होती है, क्योंकि कई विचार इस तरह के होते हैं जिससे पेशेंट बहुत सफ़र करते हैं या सोचते रहते हैं। तो वहाँ पर ओवर थिंकिंग और हार्मोनल इम्बैलेंस का एक ज़बरदस्त रिश्ता है, जिसको कि ओवरकम किया जा सकता है। Okay. हमारे पास एक मैसेज आया है व्हाट्सएप के जरिए। यशपाल जी लिख रहे हैं द्वारका से, कहते हैं माई ओवर थिंकिंग इंक्लूड्स नेगेटिव थॉट्स और फियर ऑल्सो। मतलब उन्हें नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, विचार आते हैं नकारात्मक, और साथ साथ उन्हें डर भी लगता है। हालांकि वो कह रहे हैं कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने आप को ज़्यादातर बिजी रखूँ और फिजिकल एक्टिविटीज़ करूँ ताकि ये सब चीज़ें ना हो। तो लेकिन इनके अलावा कोई और टिप्स यदि आप दे सकें? हाँ, नहीं, देखिए, टिप्स तो आप अच्छी यूज़ कर रहे हैं कि अगर आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, साथ में थोड़ा सा मेडिटेशन और योगा में का भी इसमें बहुत रोल है। स्पेशली जो काम ब्रीदिंग होती है, जिसको हम काम ब्रीदिंग कहते हैं, वो अगर आप 5-7 मिनट करें तो डेफिनेटली एक इससे ट्रीटमेंट भी मिलता है, और साथ में आप डाइवर्ट भी होते हैं। जो आपका मेन इशू है उससे थोड़ा दिमाग हटता है, और सबसे बड़ी बात है कि काम ब्रीदिंग से एक आराम मिलता है। मानसिक स्टेट, जो मेंटल स्टेट है, वो बहुत नॉर्मल होती है। जी हाँ।
एक बार फिर से रेनबो हेल्पलाइन में स्वागत है। आज का हमारा विषय है हाउ टू कंट्रोल ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग से आप कैसे बच सकते हैं, कैसे उसे कंट्रोल में कर सकते हैं। और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हैं आज डॉक्टर रंग देवी, जो साइकोथेरेपिस्ट काउंसलर हैं, और बात कर रही हैं आज इसी बारे में। मैम, जैसे आपने इतनी सारी चीज़ें बताई, तो एक छोटा सा विषय और मुझे लगता है कि ज़रूरी है कि वो कौन से रीजंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्या कारण है कि ओवर थिंकिंग होती है। देखिए रश्मि, बहुत सारे कारण हैं ओवर थिंकिंग के। अगर हम बात करते हैं कि किसी को स्टेज परफॉर्मेंस करनी है तो शायद उसको लेके भी ओवर थिंकिंग हो सकती है। इसके अलावा इंटरव्यू है या कोई एग्जामिनेशन है या हमारा किसी के साथ पहली बार इंटरेक्शन है, कम्युनिकेशन है, वहाँ पर हो सकती है। ओवर थिंकिंग के और भी बहुत से कारण होते हैं। जैसे मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो अक्सर ये बताते हैं कि वो अपनी किसी पुरानी घटना को लेके ही सोचते रहते हैं, उस पर ओवर थिंक करते रहते हैं और उससे वो ओवरकम नहीं कर पाते, मतलब उसका वो निराकरण, उसका इलाज नहीं निकाल पाते कि वो बात मेरे साथ 1 साल पहले हुई थी। ओके। या फिर महिलाएं हैं तो वो अपने पुराने दिन याद करके उस ओवर थिंकिंग से ही इतना सोचती है कि वो एंजाइटी और डिप्रेशन में रहने लगती हैं। जी। तो डिपेंड करता है कि एज ग्रुप और सिचुएशंस क्या है, और रीजंस तो बहुत सारे हैं ओवर थिंकिंग के। अच्छा, क्या आपको लगता है आजकल जिस तरह से हर एज ग्रुप के लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, तो वहाँ उन्हें लोग कहाँ जा रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे लाइफ को एंजॉय कर रहा है, किसने क्या ट्रॉफी जीती, कोई कुछ भी ऐसा जो उन्हें ऐसा लगे कि वो औरों से कम है, क्या ये भी ओवर थिंकिंग का एक कारण हो सकता है? हाँ जी, हाँ बिल्कुल है। जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और ट्विटर है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ओवर थिंकिंग को इतना बढ़ा रही हैं। मुझे ताजुब है कि लोग इससे बहुत इफेक्टेड हैं कि भाई उनके कितने व्यूअर्स हैं, उनके कितने लिसनर्स हैं, या लाइक कितने आए, या लोगों ने सब्सक्राइब किया कि नहीं किया, और बार बार वो अपने मोबाइल को लोग चेक करते हैं और ओवर थिंक करते हैं, रेस्टलेस रहते हैं और अक्सर मेंटल डिसऑर्डर के शिकार होने लगते हैं, जो मैंने इस तरह के पेशेंट्स अक्सर बहुत देखे हैं। क्या कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप भी है जो इससे जल्दी इफेक्ट होता है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम यंगस्टर्स की बात करें तो वो ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं कि इतने अप्रिसिएशंस क्यों नहीं मिले, या लाइक क्यों नहीं मिले, या मेरा मेरी फ्रेंड यूट्यूबर है तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो ये बच्चों के अंदर बजाय इसके वो ये देखें कि उनके अंदर अपनी क्या क्वालिटी है, उनके अपने अंदर क्या कोई हॉबी है, क्या चीज़ है जिसको कि वो आगे बढ़ा सकते हैं। जी। बजाय इसके वो इस पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, क्योंकि अभी एज उनकी एडोलसेंट एज से जो यंगस्टर्स अभी बड़े हुए हैं वहाँ पर अभी एज ऐसी है कि सोच इतनी उनकी स्ट्रांग नहीं है और मैच्योर नहीं है। इवन महिलाओं में भी ये इसमें वो पीछे नहीं है कि वो फेसबुक पर कहाँ पहुँची और यूट्यूब पर उनके कितने चैनल्स बने। तो ये प्रॉब्लम दिन पर दिन बढ़ तो खैर रही है, लेकिन निजात तो है ही इसकी। यहाँ सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है जब आप चाहते हैं कि लोग उस पर आपको अप्रिशिएट किए। बेटर मुझे यही लगता है कि यदि आप पर्सनली लोगों से मिलें, अपने दोस्तों से मिलें, परिवार से जुड़े रहें, तो आप इस ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो हम बात कर रहे हैं आज ओवर थिंकिंग के बारे में और हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर रंग देवी। मैम, जैसे कि हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं, जहाँ तक है नेगेटिव कि ओवर थिंकिंग करने से, ज़्यादा सोचने से नेगेटिव बातें ज़्यादा दिमाग में आती है, या इसके जो इफ़ेक्ट पड़ते हैं, प्रभाव पड़ते हैं, वो नेगेटिव ही ज़्यादा होते हैं। क्या इसके कोई सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल है। मैं शुरू में ही कहना चाह रही थी आपसे रश्मि कि इसके पॉजिटिव प्रभाव ये हैं कि ऐसा नहीं है कि ओवर थिंकिंग हर जगह ख़राब है। अगर हम स्टूडेंट की फील्ड में कहते हैं, जहाँ पे करियर ओरिएंटेड बच्चे हैं या जॉब की बात है, वहाँ पर थोड़ा सा अगर ओवर थिंक करके एंड ऑफ द डे कोई रिजल्ट बन रहा है, या 4 दिन के बाद या 7 दिन के बाद ओवर थिंक उन्होंने किया और कोई अच्छा रिजल्ट बन रहा है, किसी अच्छी जगह पर वो पहुंच गए, तो वहां पर डेफिनेटली ओवर थिंक करना अच्छा ही है कि भाई उनको कैरियर, अगर उन्होंने आंख बंद करके किसी जगह भी हाथ पैर रख दिए तो वो हो सकता है लॉन्ग टर्म बेनिफिट उनका ना हो। लेकिन अगर करियर है, उनको देखना है कि भी सिलेक्शन का टाइम है, किस सब्जेक्ट को उनको बढ़ाना है आगे, तो वहाँ पर थोड़ा सा ओवर थिंक अच्छा ही है और बेहतरी की तरफ स्टूडेंट को ले जा सकता है। बिल्कुल। स्वागत। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं इनका क्या सवाल है। हेलो 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 जी। हेलो हेलो। हाँ जी, आपका नाम बताइए प्लीज। हाँ जी, मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ, खानपुरा दिल्ली से ही। जी, आपका सवाल पूछिए।
हाँ, पहले तो एंकर मैम और टॉपिक रिलेटेड एक्सपर्ट मैम दोनों को तहे दिल से नमस्कार और आभार। जी नमस्कार। नमस्कार जी मैम, मैं थोड़ा सा पहले आपके साथ अपनी बात जरा साझा करता हूँ, उसके बाद अपने सवाल पे आता हूँ। देखिए, मैं जिस इंसान के साथ, जिस घर में, जिस सामान का दरमियान रहता हूँ, उससे कहीं बुरा नहीं चाहता, और अगर ऐसी नौबत आती है तो मैं वहाँ से दिल से दूरी बना लेता हूँ कि जहाँ लॉयल्टी के लिए पंगे हो, डिफीट में लॉस हो, इस चीज में मतलब बचना चाहता हूँ। तो दिन तक ध्यान रखिए, ये बात भी सही है। राजेंद्र जी अपने सवाल पर आइए प्लीज। हाँ जी, सवाल पे आ रहा हूँ जी। मैम, सवाल मेरा ये है कि ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम, बीमारी से, डिजीज से बचने के लिए हमें क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, और कैसे सर्कमस्टांसेस में हमें रहना चाहिए? पहला सवाल ये है जी। और दूसरा सवाल प्लीज मेरा वो ये है कि मैम, मैं ना कभी किसी इंसान को या सामान को उसकी धुलाई होते हुए नहीं देख सकता। पिटाई, मेरी खुद की पिटाई तो बहुत दूर की बात है, किसी दूसरे की पिटाई नहीं देख सकता मैं। कोई किसी 5 हफ्ते से बात करे, डांटे, जो डपट लगाए। राजेंद्र जी आपकी बात समझ में नहीं आई कि आप किसी दूसरे की क्या चीज नहीं देख सकते। जैसे मेरे सामने किसी टीचर ने अपने स्टूडेंट को उसकी पिटाई कर दी, ओके, या डांटा, उसको पनिश किया जी, और मतलब ऊंची आवाज में, जी, तो मैं वही बर्दाश्त नहीं कर पाता। मेरी अपनी पिटाई तो बहुत दूर की बात है। जी ठीक है राजेंद्र जी, आपके सवालों का जवाब दे रही हैं मैम, आप लगातार सुने लाइन पर बने रहें। और मैम राजेंद्र जी, आपने पूछा ना इसके लिए डाइट क्या है, तो ऐसा इसकी कोई खाने में ऐसी डाइट नहीं होती है कि जिससे आपकी ओवर थिंकिंग कम हो, लेकिन डाइट का रोल जरूर है। अगर आप अच्छा खाना खाते हैं अपना पसंदीदा, तो आप खुश रहेंगे, और खुश अगर आप रहेंगे तो ओवर थिंकिंग में तो आपको बहुत ही कम, जल्दी से जल्दी आप ठीक होने लगेंगे। साथ में आपने कहा किसी की पिटाई में बर्दाश्त नहीं कर सकता हो, तो ये तो अच्छी बात है कि आप बहुत इमोशनल हैं और आप मेंटली साउंड इंसान हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप पॉजिटिव चीज़ों में ज़्यादा अपना टाइम व्यतीत करिए, कुछ हॉबीज करिए, कुछ ऐसे 1-2 अगर मन हो कुछ कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपका सारा समय उसी में व्यतीत हो पाए। जी, और लोचा उल्फत हो जाती है जब हम ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगते हैं, किसी भी बात की डीप में जाने लगते हैं, हालांकि उतनी की ज़रूरत नहीं होती, और कहीं ना कहीं उसका जो प्रेशर है वो हमारे मन पर, हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है, और उससे हमें परेशानी बनती है। ओवर थिंकिंग की ज़रूरत से ज़्यादा हम सोचने लगते हैं। और जैसे कि आज रेनबो हेल्पलाइन में हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ी हैं, साइकोथेरेपिस्ट, काउंसलर हैं, और बता रही हैं कि किस तरह से हम ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैम, मुझे लगता है हमारे बहुत सारे लिसनर्स जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो यही जानना चाहते किस तरह से हम इस ज़्यादा सोचने की समस्या को, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप को उससे बचा सकते हैं। ओवर थिंकिंग में मैं यही कहना चाहूँगी रश्मि कि टेक्निक्स तो बहुत सारी हैं। लोगों को या पेशेंट को क्या सूट करता है, वो किस चीज़ को आसानी से कर सकते हैं। जैसे हर चीज़ की, जैसे हमारी चॉइस होती है कि हमें खाने में क्या पसंद है, हम अपनी चॉइस की जो फूड खाते हैं वो हमें अच्छा लगता है और हमारे लिए डाइजेस्टिव भी होता है और बेटर उसके रिजल्ट्स होते हैं। इसी तरह ओवर थिंकिंग में मैं उस बात को फिर से रिपीट करूंगी कि मेडिटेशन है, डीप ब्रीदिंग है, वेलनेस प्रोग्राम्स हैं, इस तरह की चीज़ों को आराम से किया जा सकता है। थोड़ा सा नेट पर भी अगर सर्च कर लें तो आपको बहुत सारे इसमें चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा जैसे अगर आपको म्यूज़िक पसंद है तो आप केवल फ्लूट सुनते हैं, बांसुरी सुनिए, या आप सितार वादन सुनिए, या आप केवल इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुन सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके घर के सामने कोई पार्क है और अगर आपको आउटिंग्स पसंद है तो आप लंबी वॉक पे चले जाइए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको 24 घंटे के बाद आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे वॉकिंग के। थोड़ी सी जाके वहीं पे मेडिटेशन कर लिया या योगा कर लिया, कुछ डीप ब्रीदिंग वगैरह कर ली 8, 10 या 11 बार ज़्यादा से ज़्यादा, तो चीज़ें ज़रूर ठीक होने लगती हैं। इसको डिपेंड करता है कि पेशेंट की क्या रुचि है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कुछ हॉबी कोर्स होते हैं। अगर बच्चे हैं 18 साल के, 20 साल के, तो उनके पेरेंट्स बता सकते हैं कि ओवर थिंकिंग की वजह से कुछ बच्चे स्ट्रेस में जाने लगते हैं, तो उनके पेरेंट्स बता सकते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर ये हुनर है, तुम्हारे अंदर ये क्वालिटीज हैं, तुम इसको आगे बढ़ाओ, इसको ज्वाइन करो या स्टार्ट करो। मैम, जैसे इन दिनों एग्ज़ाम्स का टाइम आ गया है, स्टूडेंट्स खास तौर पे बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स हैं वो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, और ऐसे में स्टूडेंट्स का क्या होता है कि वो कोई एग्ज़ाम देकर आ गए हैं यदि, तो उसके बारे में सोचने लगते हैं कि भाई मेरा ख़राब हो गया पेपर या बहुत अच्छा हो गया, तो थोड़ा कम सोचते हैं। लेकिन यदि कोई एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, और उसका प्रभाव कहीं ना कहीं उनके नेक्स्ट पेपर पे पड़ता है। तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, जो पहले पेपर हो गया, पेरेंट्स उसको थोड़ा बच्चों को इनकरेज करें
कि उसके बारे में अभी ना सोचें, फिर आगे टाइम है, क्योंकि आगे के जो पेपर्स बचे हैं वो बेहतर कैसे हों, उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं अपनी पढ़ाई को वो कैसे और अच्छा बनाएं। गैप में अच्छा, तो गैप में ये होता है कि रिवीजन ही हो सकता है या पिन पॉइंट्स को पढ़ा जा सकता है, जो पॉइंटर्स होते हैं। इसके अलावा पता है छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं, जैसे 5 एक्टिविटीज हैं कि 5 कोई अच्छी चीजें देखना, 4 कोई अच्छी चीजें लिखना, राइटिंग मतलब 1-1, 2-2 लाइन की, 3 कोई अच्छी चीजें पढ़ना, या 2 कोई अच्छी चीजें कुक करना, या 1 कोई ऐसी एक्सरसाइज करना। अगर इतना भी स्टूडेंट कर लें, और इसमें हार्डली डेली सारी ना करें, 10-15 मिनट ही लगता है, तो इससे वो बहुत बेहतर फील करेंगे और एकदम से दिमाग तरोताज़ा हो सकता है और वो अपनी स्टडी टेबल पर फिर बैठ सकते हैं। मैम जैसे आपने बताया कि डाइट के थ्रू तो नहीं हो सकता, मतलब डाइट कोई ऐसी पर्टिकुलर नहीं है कि जो ओवर थिंकिंग से आप कंट्रोल कर सकें ओवर थिंकिंग को, लेकिन क्या कोई मेडिटेशन आपने बताया, तो एक हमारे पास हमारे एक लिसनर भी हैं जिनका फिर से मैसेज आया है। यशपाल जी ने पहले भी आपने उन्हें कुछ टिप्स बताए थे कि किस तरह से वो इससे ओवरकम कर सकते हैं, तो यहाँ ये पूछना चाह रहे हैं कि क्योंकि उनकी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम बहुत लंबा इशू है, तो कितना टाइम लगता है यदि वो मेडिटेशन करते हैं, उससे ओवरकम होने में मेडिटेशन कितना टाइम लेता है? ओवर थिंकिंग अगर लंबे टाइम से चल रही है, पेशेंट को बहुत दिनों से वो उसके सफरर हैं, तो सबसे अच्छा तो यह है कि पहले तो आज आपकी सिचुएशन है क्या, आपका जो आज का जो प्रेजेंट स्टेट है, मेंटल स्टेट है, वो कहाँ पर है। अगर अभी आप उसी नेगेटिव थॉट्स के साथ जुड़े हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल होता है कि पेशेंट को बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है कि खाली मेडिटेशन से ही नहीं होगा, टाइम टू टाइम डिफरेंट टेक्निक्स को उनको अपनाना पड़ता है। कि जैसे अगर आप लगातार उसी थिंकिंग में जुड़े हुए हैं और लंबे टाइम से आप प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो आपको वॉकिंग है, जॉगिंग है, जो चीज़ें पसंद है, थोड़ा रेगुलर एक ट्रैक बनाएं और उसको खुद भी चेक करें। और एक जो स्ट्रेस बकेट है उसको वो ज़रूर चेक करें कि आज हमने 5 दिन का एक शेड्यूल बना लिया था इस तरह की एक्टिविटीज़ की, फिर 6ठे दिन जाके वो चेक करें कि क्या कुछ अब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर हुआ, कि मैं किचन में ये काम नहीं कर पा रही थी, या मैं अपने प्रोफेशन पे पहुंच के वहाँ ये प्रॉपर तरीके से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो इसमें अगर लगता है कुछ बेहतर हुआ, या बाहर जाने का कॉन्फिडेंस बढ़ा, या मुझे काम करने में रुचि आने लगी, तो अगर वो बकेट धीरे धीरे खाली होने लगती है तो पेशेंट ओवर थिंकिंग से कम होते हैं और उनमें कॉन्फिडेंस वापस आने लगता है। वापस आता है। और जैसे कि आपने अभी बताया कि कोई भी अपनी हॉबी बिल्कुल करनी चाहिए, अपना जो आपका प्रोफेशन है उससे हटकर आप कोई ना कोई बात अपनी हॉबी से रिलेटेड आप जरूर बिल्कुल करें। आपकी हॉबी में जो भी कुछ आता है, आपको हो सकता है पता ही ना हो कि आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं, या आप बहुत अच्छे पेंटर हैं, या आप बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, या आप बहुत अच्छी स्टिचिंग करते थे या नीटिंग करते थे और आप भूल गए कि अब हमें कितना टाइम हो गया, और सडन आपको एकदम वो पॉजिटिव ट्रिगर मिलेगा अपनी उस हॉबी को एनहांस करने से, या लंबी जगह घूमने कहीं जाना, ट्रैवलिंग करना। तो जो भी हॉबी है और जिससे ज़रा भी आइडिया है कि ये मुझे अच्छा लग सकता है, आपको उस तरफ ज़रूर बढ़ना चाहिए। रेनबो हेल्पलाइन में एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रॉकिंग रश्मि, और आज हमारी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर रंगदेवी, जो साइकोथेरेपिस्ट काउंसलर हैं, और आज हम बात कर रहे हैं हाउ टू ओवरकम ओवर थिंकिंग, हाउ टू कंट्रोल ओवर थिंकिंग। तो मैम चूंकि अब वक्त बहुत थोड़ा सा बचा है, तो मैं चाहूँगी कि जो हमारे लिसनर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और जिन्होंने देर से हमारा प्रोग्राम ट्यून किया है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी, और एक प्रॉपर जो एक वाइंड अप आप दे दीजिए पूरे प्रोग्राम का कि किस तरह से वो ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। ओवर थिंकिंग का मैंने जैसे काफ़ी देर से हम लोग बात कर रहे हैं रश्मि, ओवर थिंकिंग में जो हमें ट्रीटमेंट लेने होते हैं, मेडिटेशन है, योगा है, या और टॉकिंग्स हैं, या इसके अलावा फैमिली का एक इन्वायरमेंट है, ये तो सारी चीज़ें इसमें चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई पेशेंट है या कोई इंसान है जिनको ओवर थिंकिंग ज़्यादा रहती है, वो सेल्फ हेल्प करें, वो अपनी हेल्प सबसे अच्छी कर सकते हैं। और फिर मैं वहीं पर आना चाहूँगी कि अपने अंदर वो चेक करें कि वो ऐसी क्या चीज़ है जो उनको खुश रख सकती है, समाज की कोई चीज़ है या घर की है, उसको वो अपने आप कर सकते हैं। अगर किसी बच्चों को ओवर थिंकिंग है तो उनकी पेरेंट्स ये मदद कर सकते हैं कि बच्चों को इनकरेज बहुत करना या छोटे छोटे रिवॉर्ड बहुत देना। इसी का वाइसी वर्सा है कि अगर पेरेंट्स परेशान हैं या बीमार हैं या ओवर थिंकर हैं, तो वहाँ पर बच्चे उनकी मदद करें, टाइम टू टाइम उनको छोटे छोटे गिफ्ट देना, उनको इनकरेज करना, या फिर छोटे सरप्राइज भी बहुत मेंटल हेल्थ को इन्हेंस करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे इसके सॉल्यूशन हैं, बहुत सारे तरीके हैं एक दूसरे को अप्रिशिएट करने के लिए। आप
कुछ ना कुछ उनको कोई परफॉर्मेंस ऐसी हो सकती है कि आपने 5 मिनट की कोई घर में कोई सिटिंग रख ली और उसमें कोई म्यूजिक का प्रोग्राम कर लिया या कोई और भी कोई एक्टिविटी कर ली और एक दूसरे के लिए क्लैप कर दिया। तो इस तरह से ओवर थिंकिंग को हम कम कर सकते हैं। साथ में जो स्टेज परफॉर्मेंस है या बाहर जाना है या इंटरेक्शन का इशू है, तो वो थोड़ा सा योगा और मेडिटेशन को अगर हम प्रॉपर मैनर में करते हैं, और मसल रिलैक्सेशन भी इसमें बहुत हेल्प करता है। मसल रिलैक्सेशन की बहुत सारी थेरेपीज़ हैं, बहुत सारे मसाजेज हैं, तो आपको फिजिकली फिटनेस भी कई बार मेंटल फिटनेस को इनहांस करने में मदद करती है। मैम, आपने इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बताई और ख़ास तौर पे उनके लिए आज का प्रोग्राम बहुत यूज़फुल रहा होगा जो ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आई, उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। थैंक यू रश्मि, थैंक यू सो मच। तो ये तो थी डॉक्टर रंग देवी, जो एक साइकोथेरेपिस्ट काउंसलर हैं, और आज इन्होंने हमें ओवर थिंकिंग से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताई। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। तो यदि आप वाकई में इस चैनल को पसंद कर रहे हैं और आपको मेरे वीडियोस, ऑडियोज़ और पॉडकास्ट पसंद आ रहे हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।